नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 2023 की 2 जनवरी है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि दो टूक का साल 2023 में दो टूक का यह पहला शो है। तो सबसे पहले तो दो टूक के तमाम दर्शकों को साल 2023 की ईस्वी संवत 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका और हमारा जो रिश्ता है ये इसी तरह से सालों साल 7 साल से रिश्ता बना हुआ है और उम्मीद करते हैं इस साल भी ये रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा और आप लगातार दो टूक के साथ जुड़े रहेंगे। तो साल 2023 की शुरुआत हो गई है और साल 2023 की जो शुरुआत हुई है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प साल रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो है, अगर हम आज से काउंट करना शुरू करते हैं तो लगभग 15 महीने, करीब 15 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। 15 महीने बाद राजनीति में 15 महीने बहुत छोटा अरसा होता है। आजकल तो वैसे भी वक्त बीतते पता नहीं चलता, कब साल बीत जाता है मालूम नहीं पड़ता। और अब जो है, मैं कह रहा हूं राजनीति की बात करें तो राजनीति में 15 महीने बहुत लंबा अरसा नहीं होता, देखते ही देखते निकल जाएंगे। और उसके बाद हम खड़े होंगे साल 2024 में लोकसभा चुनाव के मुहाने पर। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो 2024 को लेकर ही एक तरह से एक वो अपने पार्टी की और अपनी जो है छवि सुधारने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए उसको 2024 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। और कोशिश ये भी है कि इसी बहाने कांग्रेस मजबूत हो तो कांग्रेस जो है विपक्ष की एकता की धुरी बन सके, जो अब तक नहीं बन पाई है। विपक्ष चाहता है, कांग्रेस चाहते हैं कि दरअसल 2024 के लिए वो विपक्ष की धुरी रहें और इस तरह से 2024 का जो मुकाबला होगा वो दरअसल मोदी बनाम राहुल गांधी हो, ऐसा कांग्रेस चाह रही है। लेकिन विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है। विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं, जो तमाम क्षेत्रीय शत्रप हैं, वो अभी राहुल गांधी के झंडे के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2023 में विपक्ष कोई एकता का फॉर्मूला निकाल पाएगा? क्या 2023 में राहुल गांधी और कांग्रेस जो हैं उस हद तक लोकप्रियता अर्जित कर पाएंगे कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएं? और बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस एक साल में, इस 15 महीनों में अपनी तैयारी कैसे करेगी? यह भी याद रखिए, बीजेपी 2024 की तैयारियां बहुत पहले कर चुकी है और आज जेपी नड्डा ने एक तरह से महाराष्ट्र पहुंचकर इसकी विधिवत शुरुआत भी कर दी है। तो फिर अब ये 15 महीने देश की निगाहें रहेंगी कि ये 15 महीनों में क्या डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद 2024 की सियासत कैसे होती है। यानी 23 तय करेगी 24 की सियासत। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। अभी साल 2023 की शुरुआत ही हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में 2024 की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में अब करीब 15 महीने ही बाकी हैं और 24 के ये लोकसभा चुनाव इसलिए बहुत खास होंगे क्योंकि ये अगले 5 साल के लिए देश की दिशा और दशा तय करेंगे। 2024 के चुनावों का बेसब्री से इंतजार सत्ता पक्ष को भी है और विपक्ष को भी। एनडीए और भाजपा 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार 3 चुनाव जीतने का इतिहास बनाना चाहती हैं। तो विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी को 10 साल बाद किसी भी तरह सत्ता से बेदखल किया जाए। हालांकि विपक्ष को ये बात समझ आ गई है कि मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ आना होगा, लेकिन विपक्ष साथ आए कैसे, इसका फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले में कोई एक चेहरा भी नहीं है।
हालांकि इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐलान भी कर दिया है कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा और सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ही एक नेशनल पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन के बाद भी रहेगी। तो राहुल गांधी बहुत नेचुरल उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे 2024 के अंदर। वर्तमान सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ विपक्ष के मूर्तमान रूप में राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। एक स्वाभाविक तौर पर हम समझते हैं कि जो विपक्ष का एक साथ एकजुट होगा वो राहुल गांधी जी के साथ उनको आगे रखना चाहेगा, क्योंकि एक स्वाभाविक परिणति है जो इस समय तक की राजनीतिक घटनाक्रम का है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा को अब यूपी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी से संपर्क साधा, लेकिन इनमें से कोई भी नेता राहुल गांधी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस स्वार्थी है और भाजपा कांग्रेस दोनों एक हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश यादव और मायावती ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तो दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल अब तक तो राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए हैं। ऐसे में भाजपा संतुष्ट है। प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार के लिए अभी से द्वंद्व चल रहा है। जब से कमलनाथ जी ने बयान दिया है कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तब से जिन लोगों ने भी सपने देखे हैं प्रधानमंत्री पद के, वैसे तो वो सपने ही रहने वाले हैं, लेकिन चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो, या वो ममता बनर्जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठा है और वो संयुक्त उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, सब एक नकार रहे हैं कि हम नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। लेकिन हमें मालूम है कि कई लोग विपक्ष में पहले से उम्मीदवार बनकर तैयार हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2023 में विपक्ष एकता का कोई फॉर्मूला तलाश पाएगा। और वैसे साल 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और 23 के इन चुनावों के नतीजे शायद 24 की सियासत तय करें। तो 23 तय करेगा 24 की सियासत, इसी पर चर्चा करेंगे। आपने रिपोर्ट देखी, मेरा सवाल आपके सामने है दो टूक में। मेरा आज का सवाल, जिस पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरा आज का सवाल, मायावती अखिलेश पर नहीं चढ़ा, भारत जोड़ो का रंग बिखर कर कैसे लड़ेगा विपक्ष 24 की जंग। जी हां, मेरा सवाल है, मायावती अखिलेश पर नहीं चढ़ा, भारत जोड़ो यात्रा का रंग बिखर कर कैसे लड़ेगा विपक्ष 24 की जंग। मेरा सवाल है। मेरे साथ इस पर 4 मेहमान जो हैं इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ आनंद माधव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आनंद माधव जी। मेरे साथ शिवम प्रकाश पुरोहित हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं। मैं शुरुआत आनंद माधव जी आप ही से करता हूं। आनंद माधव जी, कांग्रेस के कई नेता ये खुलकर कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो क्या इसके लिए कांग्रेस को विपक्ष को एक साथ लाने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? आपको जानकारी है अशोक जी, और हम सबों को जानकारी इस बात की कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों को लेने के बावजूद भी आज भी, हालांकि उसकी फितरत में ये नहीं है कि वो अपने सहयोगों को साथ में लेके चले, आज भी 15 पार्टी उसके पास है और हमारे पास 20 पार्टियां हैं जो हमारे यूपीए का सदस्य है। तो विपक्षी एकता को जो बात हम कर रहे हैं,
वो निश्चित रूप से, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा, कि इसकी धुरी में कांग्रेस होगा, क्योंकि उसके बिना विपक्ष की एकता की कल्पना भी कोरी कल्पना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के दिन में भी पार्लियामेंट में आपके भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक स्ट्रेंथ कांग्रेस का ही है। तो ये स्वतः जो है कांग्रेस के जो भी नेता हैं हमारे, वो उसके लीडर होंगे, ये तय है। और आने वाले समय में भी, और खास करके जब भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि आपने भी कहा अशोक जी, कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित रूप से काफी चीजें बदली हैं और इसको लोग बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं और काफी पॉजिटिव रिस्पांस हर जगह से आ रहा है। ये भी जानकारी हो कि राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। 5 तारीख को जैसे बिहार में शुरू हो रही है, असम में समाप्त हो गया, आपके उड़ीसा में समाप्त हो गया, पश्चिम बंगाल में यात्रा चल रही है। तो एक देशव्यापी जन अभियान चल रहा है। लेकिन हम लोग माधव जी, आनंद माधव जी, लेकिन आप बिहार पे पहुंच गए, लेकिन यूपी आपने मिस कर दिया। यूपी में तो मायावती, अखिलेश, जयंत चौधरी तीनों ने ही शुभकामनाएं भेज दी हैं, लेकिन वैसे अंगूठा दिखा दिया है, वो झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अंगूठा दिखाने जैसी कोई बात नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस समय ही राहुल जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि जितने लाइक माइंडेड लोग हैं, आइए और इस 3 जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, उसके खिलाफ हम लोग आए और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल करें। कुछ आए, कुछ नहीं आए, कुछ मन बना रहे हैं, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, कुछ हो सकता है नहीं आए, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकत एक साथ होकर 2024 में चुनाव लड़ेगी। सर यही तो सवाल है, नतीजा सामने। सर यही तो सवाल है कि जब वो यात्रा में नहीं जुड़ना चाहती तो वो 2024 के लिए जुड़कर आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनको जुड़ना ही होगा, एक मिनट रुकिए सर, मैं वही सवाल उठा रहा हूं सर। मैं लोगों को यही बता रहा हूँ, इक्वेशन तो यही है ना, कि अगर विपक्ष को मिलकर लड़ना होता, अगर मायावती और अखिलेश को जो है और जयंत चौधरी को, राहुल गांधी और कांग्रेस को धुरी स्वीकार कर लेते, तो शायद वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाते, कहते कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा में आएंगे। लेकिन उनके ना आना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। लेकिन आप रुकिएगा आनंद जी, मैं जरा शिवम प्रकाश पुरोहित जी के पास चलता हूं। शिवम प्रकाश पुरोहित जी, भाई कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई धुरी तो जो है कांग्रेस है, और जो धुरी है उसके नेता जो हैं वो जाहिर सी बात है, उसका नेता, उसका नेतृत्व जो है वो सबसे आगे है। तो क्या मान लिया जाए 2024 में जो धुरी होगी विपक्ष की, वो कांग्रेस होगी और राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री पद के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे? देखिए, ये मेरा एक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि राहुल गांधी ने जैसे कह दिया था 2019 के चुनाव हारने के बाद में कि मैं पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करूंगा। उन्होंने कि भाई गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, जो उनके ऊपर उंगली उठती थी कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, उस विषय पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी लास्ट में अभी खड़गे जी को बनाया गया अध्यक्ष, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। तो कांग्रेस पार्टी पहले खुद आपस में तैयार कर ले कि भाई कांग्रेस का हमारा ये चेहरा होगा। ये तो इधर ऑफिशियल किसी मीटिंग में, एआईसीसी की मीटिंग में ये क्या फाइनल हो गया कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है कि मैं लड़ूंगा प्रधानमंत्री के फेस से अपनी पार्टी की तरफ से। उनका अधिकार अपनी पार्टी की तरफ से है। देश के अंदर में देखिए, इंदिरा जी के जाने के बाद में, राजीव गांधी के बाद में फुल मेजोरिटी के अंदर में कोई गवर्नमेंट आई है, तो वो कोई भी सरकारें फुल मेजोरिटी में नहीं आई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ये जो 2 बार 2014 और 19 में, ये भी यूनाइटेड, ये इनका एनडीए पूरा एक साथ में लड़ा है। अकेली सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं गई है। तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर आप क्षेत्रीय पार्टियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत है, देखिए ममता बनर्जी ही एक चेहरा ऐसा है। मैं ये बात बोलना इसलिए चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली पूरे देश में एकमात्र महिला शक्ति है। पूरे देश में एक महिला एकमात्र मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके प्रकल्पों को केंद्रीय सरकार भी ठप्पा लगा रही है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके प्रकल्पों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ऐसी बातें करने वाले लोग कि भाई हम यात्रा कर लेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यात्रा करने में ममता बनर्जी किसी से पीछे नहीं है। ममता बनर्जी यात्रा पूरे बंगाल के अंदर में गली गली में साइकिल से, पैदल, हर जगह से यात्रा की है। हमारी शुभकामनाएं हर यात्रा को है। मगर देखिए, ये जो सरकार में विपक्ष का चेहरा, ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष में नहीं, अगली बार वो पक्ष होगा।
2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, देश की जनता नहीं चाहती है। पर सोम प्रकाश पुरोहित जी, दो सवाल मैं आपसे, क्योंकि आपने जो बात रखी उसी में से मैं दो सवाल निकाल कर आपके पास कह रहा हूं। एक तो आपने कहा कि पहले कांग्रेस तय कर ले, तो सवाल यह है कि अगर पहले कांग्रेस तय कर लेगी, मीटिंग करके तय कर लेगी, तो क्या उस चेहरे के पीछे आप खड़े होंगे? एक बात, हालांकि हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आप नहीं खड़े होंगे, आपने स्पष्ट भी कर दिया, लेकिन मेरा दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं ठीक है, अगर कांग्रेस तय भी कर देगी तो भी आप उस चेहरे को लेकर के आप उसको चेहरा अपना मानने के लिए तैयार नहीं। तो सवाल यह है, आपकी पार्टी तो 40 से 50 सीटें बहुत लड़ लेगी पूरे देश भर में, तो सवाल यह है कि 40 से 50, कांग्रेस तो पहले से ही करीब करीब 50 सीटें इसकी लोकसभा में है, तो वो आपको क्यों नेता स्वीकार कर लेंगे? 40-50 सीटों पे जो लड़ेगा उसमें से अगर आपका 100% स्ट्राइक रेट हो गया, तब भी तो आप कांग्रेस से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे ना, तो कांग्रेस आपके पीछे क्यों आ जाएगी? इतिहास गवाह है, इतिहास के अंदर में भारत में ऐसा भी हुआ है कि जिनकी एक दो सीटें भी लोकसभा में रही है, वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। देवगौड़ा तो की ये हमारे देश का इतिहास रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। बात है कि जो कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट व्यक्ति होना चाहिए जो उस मुद्दे को संभाल सके। राहुल गांधी इसके अंदर में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खरी उतरती है, ये आप भी जानते हैं, और मैं बोलता हूं मोदी जी भी चाहेंगे कि अगर मेरे बाद में कोई गद्दी में बैठे तो कोई सशक्त कोई नेतृत्व देने वाला, देश को नेतृत्व और सही दिशा देने वाला। प्रकाश पुरोहित जी, आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बैटिंग की बात नहीं है। देखिए मैं चाहता हूं एक सच्ची नेत्री जो आज भी हवाई चप्पल पहन रही है, अगर वो एक बंगाली व्यक्ति को क्या अधिकार नहीं है देश की गद्दी में बैठने का? नहीं, वो देखिए, वो नहीं, वो बंगाल की वो सवाल नहीं, सवाल ये इस देश में कहीं से भी कोई प्रधानमंत्री बने, उसमें क्या है, मेघालय से बने, मिजोरम से बने, गुजरात से बने, पश्चिम बंगाल से बने, यूपी से बने, हर किसी को हक है भाई। तो कांग्रेस को मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, और ममता बनर्जी तो कांग्रेस लिखती है, तृणमूल कांग्रेस, हम लोग छोटी कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस लिखती है। तो देखिए हमारा सिंबल है 2 फूल, इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे, हमारी तो लाइन गांधी की है, हम तो महात्मा गांधी को ही मान रहे हैं। ओके, मानने में क्या दिक्कत है? गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गोपाल जी आपके पास आता हूं मैं, आपकी मुस्कुराहट जो है वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आनंद माधव जी से एक कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। आनंद माधव जी, सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि नेचुरल दूरी है, वो कह रहे हैं भाई इससे पहले भी हो चुका है, देवगौड़ा हमारे सामने, ऐसे कई उदाहरण है, इंद्र कुमार गुजराल हमारे सामने है, तो ममता दीदी जो हैं वो कह रहे हैं कि काबिलियत के हिसाब से आप देखिए, तो काबिलियत के हिसाब से ममता दीदी सबसे काबिल है, और वो पंजाब पूरे पश्चिम बंगाल में यात्राएं करती हैं, साइकिल पे जाती हैं, चप्पल पहन के जाती हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं सपोर्ट करने को आप लोग तैयार होते? देखिए अशोक जी, ऐसा है कि ये किसी को भी इस प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो सकती है, और कोई भी इसके लिए दावेदारी भी कर सकता है, लेकिन ये अब जानते हैं कि तो गणित है, जिसकी होगी जनसंख्या जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तय है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कहीं से भी हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आनंद माधव जी वो काबिलियत की भी बात कर रहे हैं, वो काबिलियत में भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये नहीं कि हिस्सेदारी से, सवाल है काबिलियत होनी चाहिए। ऐसा है ना कि काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं, तो किसकी काबिलियत सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस में इतने नेता हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो कि कई बड़े बड़े नेताओं से कहीं अधिक काबिल। तो ये आपको ममता बनर्जी की टक्कर की आपके पास नेता कौन है बताइए? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की तरफ से सवाल पूछ लेता हूं, ममता बनर्जी की टक्कर का कौन नेता है आपके पास? ममता बनर्जी भी कांग्रेस की ही है, और कांग्रेस से ही निकली है, ये सब जानता है, और जैसा पूरी उनकी ट्रेनिंग कांग्रेस में भी, ये भी सब जानता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो हमको उनके किसी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है उसको सबों को स्वीकार करना चाहिए, और ऐसे आंख बंद करके कोई भी बात नहीं कहना चाहिए किसी भी जगह पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तो चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे, और ये भी तय है कि सब पार्टी के अपने अपने नेता हैं, और सब उसी फॉर्मूले की तलाश में। अशोक जी एक मिनट, मैं ये कहना चाहता, सब पार्टी का अपने नेता है। जैसे मान लीजिए कि आरजेडी में तेजस्वी यादव है, जेडीयू में नीतीश कुमार जी है, तो अपने पार्टी के लिए तो वो सर्वश्रेष्ठ है ना, अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता है ना, तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चाहेंगे कि उनके प्रधानमंत्री बने। हमारे राहुल जी हैं, हम चाहेंगे कि निश्चित राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। तो एक बात की मैं बता दूं, ये सब बैठ के जो गठबंधन बनेगा वो तय करेगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोग
आप लोग बैठेंगे बैठेंगे कब बैठेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है। और ये फॉर्मूला क्या होगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर अगर मैं गैर भाजपाई विपक्ष की बात करूं तो यहाँ तो दो पार्टी हैं और यहाँ पर दो विचार हैं। अगर मैं आज समाजवादी पार्टी के किसी, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है, मैं कम लोगों को जोड़ सकता हूं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को जोड़ता, समाजवादी पार्टी कह चुकी है, बीजेपी कांग्रेस तो एक जैसी पार्टी है। मायावती कहती है कि भैया मुझे ट्रस्ट नहीं है कांग्रेस पर। जो है टीआरएस जो है वो अपनी पार्टी, भारत पूरे देश में अपनी पार्टी बना चुके हैं। ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं जो है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस जो है वो धुरी होगी। कांग्रेस खुद को धुरी बता रही है। तो मुझे लगता है गोपाल जी आपके लिए ये स्थिति जो है ये बड़ी मुफीद है। आपको लगता है कि विपक्ष अगर इस तरह से बिखरा रहेगा तो आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा? देखिए अशोक जी, हम लोग मान के चलते हैं, प्रजातंत्र में हमारा बहुत विश्वास है कि देश में अपोजिशन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है और उसका प्रजातंत्र के मूल्यों को स्थापित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन अपोजिशन के उस मापदंड में आज आप किसी भी पार्टी को देखेंगे तो वह कोई भी फिट नहीं बैठ रहे। या तो ये परिवारवाद की पार्टियां हैं या एक व्यक्ति की पार्टी है। तो वंशवाद, परिवारवाद और इसी के अंदर ना आइडियोलॉजी है, तो कहीं का कुनबा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की बात है। हर आदमी इसमें अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा है और केवल एक ही मुद्दा इनके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे हटाया जाए, उनको कैसे अंडरमाइन किया जाए। इस एक अकेले मुद्दे पे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बगैर इस देश में प्रजातंत्र के जो प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में आज भारत का प्रजातंत्र विश्व में एक अपने आप में एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ की जनता ने जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर प्रतिबद्धता के साथ ध्यान से हर इलेक्शन में मुद्दों के ऊपर और देश के हित के अंदर और प्रदेश के हित के अंतर्गत जो जिस तरह से वोटिंग की है, उस पैटर्न से, उसकी मैच्योरिटी से लगता है कि जब तक कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी किसी कमिटमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो यह विपक्ष की कोई भूमिका यहाँ पे तय नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात अशोक जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो यह बात है कि अगर इस देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों पे कांग्रेस की और इनकी प्रतिबद्धता मुझे बिल्कुल नहीं लगती है, उसका सबसे बड़ा प्रतिफल हम देखते हैं कि आज देश ने एक प्रधानमंत्री जी को दूसरी बार इतनी मेजॉरिटी से चुना, लेकिन कोई भी मौका अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे या राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे देश के अंदर प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को डिनाउंस करने, अंडरमाइन करने और वहां पे इस तरह तक चले जाते हैं कि हमारी सेना को, हमारे देश के मूल्यों को, हमारे देश के विदेशों में साख को भी ये अंडरमाइन करने का काम करते हैं। तो इस तरह की नेगेटिव राजनीति का आज के समय में इस भारत में स्थान नहीं है जब तक ये चीज नहीं समझेंगे। और केवल भारत जोड़ो यात्रा में भी क्या किसको जोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को सारे जाके इनके पास कर रहे हैं, जो भारत को अखंडता की बात नहीं करते, जो भारत की प्रभुत्वता की बात नहीं करते, उन सबको जोड़ते हुए ये नारे लगाते हुए उन लोगों के पास आज के समय में कोई काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। आज देश जागरूक हो गया है, अमृत काल के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन सबको डिनाउंस करने वाले लोगों को जोड़ रहे हैं। तो वो लोगों से भारत जोड़ो की जो परिकल्पना ये करना चाहते हैं वो अभी फेल है। ओके अवधेश जी, सवाल ये है कि अभी तो 2023 की शुरुआत हुई, हालांकि शुरुआत में तो अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे शिवम प्रकाश पुरोहित जी और आनंद माधव जी बैठे हैं, जो कुछ निकल कर आया, और बाकी मैंने कुछ बयानों का जिक्र कर दिया, और जयराम रमेश के भी अपने बयान है, वो भी साफ तौर पे दिखाते हैं कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई फॉर्मूला है नहीं विपक्ष के पास। तो पर सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि 23 जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा, 23 में विपक्ष बैठेगा, कोई फॉर्मूला निकालेगा? क्योंकि सब एक चीज तो जरूर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हटें। एक फॉर्मूला तो है, एक चीज तो है जिसके लिए सब एक मत हैं, बाकी चीजें तय होती रहेंगी। देखिए, यही तो जो आप अंत में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हटे, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों हटे? नरेंद्र मोदी के हटने के बाद हमारा विकल्प क्या है? यानी कोई अगर आपकी कोई ठोस आइडियोलॉजी नहीं है, राजनीति को लेके विचारधारा नहीं है, देखिए नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में आगमन का जो एक बड़ा पॉजिटिव जो प्रभाव है
वो ये है कि विचारधारा के आधार पर अब देश में एक जागरूकता पैदा हुई है। कोई उस विचारधारा को सही कहे गलत कहे कि अब इस देश का बहुमत जो है, बहुसंख्य जो है, वो आइडियोलॉजी देख रहा है कि ये क्या है, देश के बारे में इनकी सोच क्या है। तो क्षेत्र की राजनीति में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में हमने देखा है कि जब देश का मानसिक रूप से देश विचारधारा को महत्व देने लगा हो, उसमें केवल एक विचारधारा हो कि भैया हटा देना है। अब दूसरी बात आई है, अगर जो कुछ इस समय किसी भी चुनाव में कई चीजें कई पहलू होते, पहला होता है मुद्दा सरकार के विरुद्ध, दूसरा होता है कि जो नेतृत्व है उसके सामने चेहरा, तीसरा होता है कि देश का पूरा वातावरण कैसा है, और चौथा है कि जो कुछ भी है क्या उनके पास ये शक्ति है कि मिलजुल के अकेले होकर के वो टक्कर दे सकते हैं। तो पहला जहां तक मुद्दे का सवाल है, देखिए आज जो है देश भर में एक नरेंद्र मोदी विरोधी और बाकी का देश और दुनिया भर में सारे, मुझे तो लगता है टूल किट्स वगैरह भी तैयार रहे होंगे। ये थोड़ा पत्रकार हो गए नाते व्यंग का है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आएगा विमुद्रीकरण पर फैसला कि इसको देश और दुनिया में खड़ा करना, क्योंकि अभी तक तो उसको खलनायक बना दिया गया था कि सारे रोजगार खत्म हो गए, नरेंद्र मोदी तो खलनायक है, ये तो हिटलर है, किसी से पूछा नहीं, रिजर्व बैंक को माइनस कर दिया, वित्त मंत्रालय से नहीं पूछा, सबके विरुद्ध सबने कहा कि करना नहीं, अकेले कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया पूरा प्रोसेस सही था, 6 महीने से आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से ही नहीं, गृह मंत्रालय की बैठक हो रही थी, जो हमारे पास फाइल सामने आए हैं, उसने फाइल मंगाया था, तो जाहिर है कि इनके बीच समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। तो इसीलिए उसने कहा कि भैया, और जो लक्ष्य था वो सही था, अब उसके परिणाम क्या है उस पर फैसला नहीं करना है। एक जज जिसने विरोध में दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गजट के अध्यादेश से नहीं होना चाहिए, संसद के द्वारा ये होना चाहिए था। हालांकि उसने भी लिखा है कि मकसद इसका सही था, लाने का तरीका जो है वो कानूनी रूप से सही नहीं था। तो अब यह है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दुनिया भर में उठाया जाने वाला था वो आज निकल गया। इसके पहले गुजरात दंगों को लेकर के भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, वो भी एक बड़ा मुद्दा था कि जैसे ही आएगा कि इसको लेके दुनिया भर में इसको उठाया जाए कि भैया ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इनको। और जो एक मुसलमानों का एक वर्ग धीरे धीरे सोचने लगा है कि भैया इस सरकार में ऐसी हमको ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, तो वो जो है उसको खत्म करेंगे। राफेल का पहले आ गया है, तो जो एक बड़े उठाने वाले थे मुद्दे, इनको उठा करके उससे वो इस समय विपक्ष के हाथ से निकल गया है। अब इनको ढूंढना पड़ेगा। बोल लीजिएगा स्वयं प्रकाश जी, उंगली उठाने की क्या जरूरत है, आप जवाब देंगे, चिंता मत करिए। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर कि देश का माहौल कैसा है। क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसा माहौल है जैसे 1977 में इंदिरा जी के विरुद्ध था, या 1989 में थोड़ा बहुत बोफोर्स के कारण जो है वो राजीव गांधी के विरुद्ध था और विपक्ष ने तख्ता पलट दिया था? तो वो भी जानते, उस समय भी कांग्रेस एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी थी, सबसे ज्यादा 197 सीट कांग्रेस के ही पास थी। तो क्या उस प्रकार का एटमॉस्फेयर आपको भारत में दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है, विपक्ष 2023 में इसकी कोशिश तो कर ही नहीं, सकता है देखिए ना। जिस हिमाचल में भी जो जीत हुई, मैं कह रहा हूं उसमें भी दोनों के बीच 30,000 वोट का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को नहीं ठीक से चला सकी, 22 जो है उसके विरोधी खड़े हो गए थे और उन्होंने प्रेम से उसको हरा दिया है। तो यह अब आते हैं तीसरी बात पर, जो हम तीसरी बात कह रहे हैं कि क्या आप जरा पहले इसको देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास जो सबसे बड़ी पार्टी है, आनंद माधव जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आज भी ये 11 करोड़ 11.5 करोड़ वोट उसके पास है, लेकिन बीजेपी के पास 22.5 करोड़ वोट है। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम 19.5% वोट पर टिकी है। बीजेपी 89 के बाद किसी पार्टी को 37.5% वोट पहली बार आया है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई पार्टी 37% से एकाएक घट के 22-23% पर आके और खत्म हो जाएगी। ये चुनाव में हुआ नहीं है कभी। इसके पहले कांग्रेस को भी 28 से घटते घटते आने में टाइम लगा है। तो इसलिए, और विपक्ष के जहां तक सवाल है, देखिए 2019 के पहले कोलकाता के परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऐसी सभा हुई थी, सारी पार्टियां, लगा था कि अब उसी में शत्रुघ्न सिन्हा भी चले गए थे, उसी में जसवंत सिन्हा भी चले गए थे, और लगा था कि एकदम अब तो मोदी गए। वो भी हम लोगों ने देख लिया है उसका क्या प्रभाव हुआ है। और उसके पहले कर्नाटक में भी एक जुटाव हुआ था। कर्नाटक की सरकार 7-8 महीने बाद गिर गई। तो विपक्ष को प्रयास
प्रयास करने में नहीं है। और हम लोग जो ये एक गणना में जो पत्रकार हम भूल करते हैं कि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष भी एक यूनिट है, ऐसा नहीं है। भारत में वो सिस्टम नहीं है कि सत्ता पक्ष और तो विपक्ष की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, अभी तक देखिए 37 राज्य और सुनिए अंतिम लाइन, 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों में मिला के, तो कांग्रेस केवल 15 राज्यों में उसकी सीटें हैं। आप ये ध्यान रखिए, 22 राज्य में कांग्रेस शून्य है। और 52 सीटों में नहीं, 52 सीटों में सबसे ज्यादा उसके केरल में 14 और 8 सीटें उसकी पंजाब में है। तो इसलिए कांग्रेस को तो पता नहीं कितना ऊंचा उठने की आवश्यकता है। और राहुल जी की यात्रा में तो कह रहे हैं पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं, हम तो देश में मोहब्बत ढूंढ रहे हैं। ठीक है। बहरहाल सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कोई माहौल तो नहीं दिखता, पर सवाल यह है कि जो आपने एक आंकड़ा दिया अवधेश जी कि भाई बीजेपी जो है 37% पर है, कांग्रेस 19% पर है, धीरे धीरे ये ठीक है कि कोई भी पार्टी धीरे धीरे ही नीचे आती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उस ऊंचाई तक कांग्रेस को पहुंचना है तो सवाल वही है कि उसको तमाम विपक्षी जो वोट है उनको एकजुट करके अपने साथ लाना पड़ेगा, लेकिन तब वो कुछ हद तक जो है बीजेपी के नजदीक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है उसी के फॉर्मूले की तो खोज हो रही है। वो फॉर्मूला कहीं है क्या? वो पश्चिम बंगाल में है क्या? वो उड़ीसा में है क्या? फिर वो जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है या दिल्ली में है? इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टुक आप देख रहे हैं 23 तय करेगा 24 की सियासत। जी हाँ, 23 जो है साल 2023 की शुरुआत जो है हो चुकी है, लेकिन अब यहां से सिर्फ 15 महीने करीब करीब हाथ में हैं, जबकि विपक्ष को अगर वो चाहती है, विपक्ष चाहती है कि मिल करके नरेंद्र मोदी का 24 में मुकाबला करे, तो अब सिर्फ 15 महीने बाकी हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के पास क्या कोई फॉर्मूला है, क्योंकि अभी भी विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, आनंद माधव कांग्रेस की तरफ से, स्वयं प्रकाश पुरोहित जो जुड़े हुए हैं टीएमसी की तरफ से, अवधेश कुमार है वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। आनंद माधव जी, सवाल यह है कि फॉर्मूला क्या है? आप बार बार कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं जयराम रमेश जो है उनका भी बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस है, और वो ये भी कहते हैं कि ये कभी हो नहीं सकता कि हम विपक्ष की एकता के नाम पर 200 सीटों पर लड़े। यानी कांग्रेस की मंशा है, कांग्रेस चाहती है कि करीब करीब 200, 250, 300 सीटों पर लड़ना, पर अगर 250, 300 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो आप विपक्ष को एकोमोडेट कैसे करेंगे? विपक्ष को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो विपक्ष आपके साथ आएगा क्यों? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं निश्चित रूप से वो अपनी अपनी जगह पे मजबूत हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। तो उनको पूरा खेलने का मौका दिया जाएगा, उनको जो भी उनके सामर्थ्य के हिसाब से होगा लोकसभा में और जो राज्य में है उनको विधानसभा में। ओके, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन इसी सवाल पर। जी, आप कह रहे हैं विपक्ष को पूरा मौका मिले, पर सवाल यह है
उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष को मौका देंगे या सपा बसपा आपको मौका देंगे? पश्चिम बंगाल में स्वयं प्रकाश पुरोहित तय करेंगे कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी या कांग्रेस तय करेगी टीएमसी कितनी सीटों पे लड़ेगी? तो ऐसे राज्यों में तो आपको इन पार्टियों के भरोसे रहना पड़ेगा ना। वो 10 सीट दे दें, 5 सीट दे दें, आपको उतने पे लड़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं अशोक जी, ये कोई किसी के लिए तय नहीं करेगा, सब आपस में बैठ के तय करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक अभी हमारे अवधेश जी काफी बातों को कह रहे थे, तो इनमें मैं दो चीज बता दूं कि विपक्ष को मुद्दा खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 मुद्दे तो जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस ढंग से हैं कि उससे हर लोग है, और ऐसा नहीं होता, प्रताड़ित है। ऐसा अगर नहीं होता तो इस तरह की भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आती। दूसरी बात, अगर आप पिछले 2022 की घटनाओं को देखें, जितने जो ग्लोबल इंडेक्स, जितने जो ग्लोबल फाइंडिंग आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं, तो उसमें भारत की कहां स्थिति, कहां से कहां पहुंच गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के जो भी वर्तमान सत्ता में उनको चैलेंज नहीं है। चैलेंज नहीं है तो वो 107वें नंबर पे कैसे आते? वो हंगर इसमें, वो हैप्पीनेस में 139 कैसे आते? यहां तक कि प्रेस की स्वतंत्रता में भी उनका 150 में 142वां स्थिति है। और बताइए कि जो जेंडर गैप है उसमें भी इनकी स्थिति 145 से 146 देशों की संख्या में। तो ऐसा नहीं कि मुद्दे अनेक हैं, लेकिन फर्क यहाँ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे में एक बेसिक फर्क है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये 365/24 चुनाव ही मोड में रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय चुनाव की बातें करती है और फिर उसमें जाती है। ठीक है, जन कल्याण के लिए जन की बातें करती है, और ये साल भर नहीं, पूरे दिन एक तो मन की बात करते हैं। हम लोगों ने शुरुआत की है और कर भी रहे हैं, पहले भी हम लोगों ने किया था। माधव जी बातें करते हैं। माधव जी, तो क्या आप 24 में तय करेंगे कि विपक्षी पार्टियां क्या करें, क्या नहीं करें, क्या फॉर्मूला? क्योंकि चुनाव तो अभी है नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब चुनाव आएगा तब देखेंगे, अभी तो यात्रा जारी रखो। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? राजनीति किसी फार्मूले पे है कि H2O, 2 हाइड्रोजन का 2 बाबा कोई फॉर्मूला बनाएंगे? अरे देवेगौड़ा जी, नहीं, जब देवेगौड़ा नहीं, माधव जी, जब देवेगौड़ा जी या इंद्र कुमार गुजराल जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे तो एक फॉर्मूले के तहत ही बने थे। वो H2 फॉर्मूला नहीं था। राजनीति के फॉर्मूले दूसरे होते हैं, वो भी आप समझते हैं, मुझे नहीं समझाना आपको, आप खुद प्रवक्ता हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ अशोक जी कि राजनीति में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इधर से पानी डालो तो उधर निकलेगा, या इस रंग में मिलाओ तो उस रंग में निकलेगा। ये समय तय करता है, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है ये बातें, लोग स्वीकार भी करना शुरू कर दिए है। ये सब लोग आप जानते हैं कि धीरे धीरे सब लोग ये कह रहे हैं। आज भी यूपीए एनडीए से बड़ा गठबंधन है। यूपीए में 20 पार्टियां हैं, जबकि एनडीए में आज के समय में 15 पार्टियां। दूसरी बात यह है कि यूपीए नहीं, कांग्रेस धर्म निभाना जानती है गठबंधन का। आप देखिए कि माधव जी आपके गठबंधन में, माधव जी आनंद माधव जी, आपके गठबंधन में 20 नहीं, आपके गठबंधन में 20 नहीं 40 पार्टियां हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और मायावती साथ नहीं होंगे, और अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी साथ नहीं होगी, ओडिशा में अगर बीजू जनता दल साथ नहीं होंगे, और अगर आंध्र प्रदेश में जो है आपके साथ जगनमोहन रेड्डी नहीं होंगे, और अगर तेलंगाना में टीआरएस नहीं होगी, तो फिर आप कितने बड़े गठबंधन बना लीजिए, नतीजे वही रहेंगे जो आज हैं। वो पार्टियां जोड़ने से नहीं होता, जो पार्टियां जमीन पर है उनको जोड़ना पड़ेगा ना। मैं इसीलिए फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। नहीं, जमीन पे हम भी हैं और समय पे विकल्प आ ही जाता है। ऐसा है ना कि एक बात समझना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए गुजरात की बात करें, तो जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश को गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह से चला रहे हैं, वैसे हर जगह ये सोचना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा देश है, और इस भारत देश में बहुत सारी चीजें हैं, और उन सब चीजों को समझना पड़ता है राष्ट्रीय स्तर पे। हम सब चीज को, भारत यूपी नहीं हो सकता है, भारत जो है वो बंगाल नहीं हो सकता। भारत है, इसमें बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, ये सब। चलिए, आप कह रहे हैं भारत यूपी नहीं हो सकता, भारत बंगाल नहीं हो सकता, तो शिवम प्रकाश पुरोहित जी बताइए, भारत बंगाल थोड़ी हो सकता है? बंगाल तो एक हिस्सा हो सकता है, यूपी एक हिस्सा हो सकता है। और अगर भारत की बात करें, अशोक जी मैं वही कह रहा था कि एक मिनट, मैं शिवम प्रकाश पुरोहित, एक मिनट, शिवम प्रकाश जी से मैंने जो कहा आपने उसका उल्टा समझ लिया। मैंने ये कहा कि बंगाल है और भारत में ये, मैं भी यही कह रहा हूं सर, मैं भी यही कह रहा हूं, बंगाल हो सकता है, बंगाल भारत नहीं हो सकता। भारत अगर होगा तो फिर कांग्रेस जो है संपूर्ण भारत में है, जो कांग्रेस कहती है, और टीएमसी जो है वो बंगाल में है, और अगर वो अखिलेश यादव कहे तो वो यूपी में है। तो यूपी उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, यूपी है।
है ना, यही तो बात है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। बिल्कुल सही। जी देखिए, वी हैव टू बिल्ड ए यूनाइटेड इंडिया। हमें एक यूनाइटेड इंडिया जो है वही भारत है। भारत यूनिटी इंटू डाइवर्सिटी है। भारत जाति, धर्म और रंग। अभी जो हमारे जो राष्ट्रीय ये जो आपके जो विश्लेषक बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने क्या कहा कि भाई बहुसंख्यक जो है वो रूल कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है। ये भारत नहीं है। भारत बहुसंख्यक नहीं कहा है भाई, बहुमत और बहुसंख्य कहा है। बहुसंख्यक नहीं बोला सब महाराज। मैंने कहा जो देश में ज्यादातर लोग विचारधारा के आधार पर अब राजनीति को देखने लगे, उसका जो विचारधारा है आप समझ रहे हैं, मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जो 25 दिसंबर का विरोध करते हैं, जो 31 दिसंबर का विरोध करते हैं, वह उस विचारधारा का, जो रंगों का विरोध करते हैं, मैं उस विचारधारा का विरोध कर रहा हूँ। देखिए आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नोटबंदी की टिप्पणी आई है, उसके ऊपर भी आपने टिप्पणी की, जो आज का विषय नहीं था, मैं उसके ऊपर भी बोलना चाहता हूँ कि 130 लोगों ने जाने दी है। जो बंगाल जो वंदे मातरम की सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी है, सरकार माफी मांगेगी। कितने बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? अभी दिसंबर का डाटा है 8.5% बेरोजगारी दर है भारत की। ये भारत का, तो ये जो बेरोजगारी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। हाँ गोपाल जी आ रहा हूं मैं, गोपाल जी आ रहा हूं। माहौल आपने बना दिया है। ये तानाशाह की सरकार। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो क्या कह रहे हैं, गोपाल जी क्या कह रहे हैं? गोपाल जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जिन्होंने रंगों से परहेज, आप कह रहे हैं जिन्होंने इससे परहेज, वो कह रहे हैं कि जिनको भारत माता वंदे मातरम के परहेज है, जिनको जय श्री राम से परहेज है, वो फिर कैसे इस देश में परहेज नहीं है। हाँ। अगर एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पुछल्ले नेता जाकर के अगर नारेबाजी करेंगे, जहां गवर्नर है, और ऐसा दिन जहां पे प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रीय नायक जो आज देश को नेतृत्व कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपके नेता जय श्री राम बोलेंगे कि नहीं कर रहे हैं? देखिए पुरोहित जी, आप आपके नेता जय श्री राम बोलेंगे कि उन्हें परहेज है? हम तो जय श्री राम से परहेज है, राम मंदिर से परहेज है, का मुद्दा बना और आप एक आपका वोट बैंक है, पॉलिटिक्स करते हैं, तो कहाँ पे है टुकड़े? देखिए अशोक जी, एक पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके चलती है, एक पार्टी है जो जय श्री राम नहीं बोल सकती। एक एक करके सुनिए एक एक करके 30 सेकंड जो है स्वयं प्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं गोपाल जी आपके पास आता हूँ। स्वयं प्रकाश जी अपनी बात इतनी सी है कि ये जो अंग्रेजों का जो तानाशाही शासन है ना, आप देखिए एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में विपक्षी आवाज को दबा लिया जा रहा है। कितने इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बहस हुई आप बताइए तो संसद में बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? चलिए ओके, कितने इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बहस हुई है? गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, आप पुरोहित जी सुन लीजिए। इस बार अपोजिशन ने थोड़ा सा शांति रखी तो राज्यसभा का जो परफॉर्मेंस है 102% का हुआ है और लोकसभा का 97-98% है। अपोजिशन बिल्कुल भी पार्लियामेंट को चलने नहीं देता। हम हर मुद्दों पे बात करने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की राजनीति का दिशा बदल चुकी है और अपोजिशन और खासकर कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने देश के मूड को पहचाना ही नहीं है। देश एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा होने को तैयार है, विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचने को तैयार है। पूरा विश्व आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत नेतृत्व को मान रहा है। बेरोजगारी, ये लोग किसी को इस चीज को समझ ही नहीं रहे। ये राजनीतिक जनता की बातों को, भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। जय श्री राम से इन्हें परहेज है, हमें राम मंदिर से परहेज है, सशक्त भारत से परहेज है, तो गरीब कल्याण से परहेज है। तो जनता के मुद्दों से साथ नहीं है, केवल हमें प्रधानमंत्री एक एक करके सर, एक एक करके हम अगर ऐसे बोलेंगे तो शायद कुछ किसी को सुन नहीं पाएंगे। मैं एक छोटा सा और ब्रेक लेता हूं, ब्रेक पे के बाद फिर आएंगे। सवाल यह कि मुद्दों की भी बात आ रही है, तो ये है कि आज अवधेश जी ने जिसका जिक्र किया कि आप चाहे राफेल का मुद्दा, कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, चाहे वो राफेल का मुद्दा उठाए या फिर उसके बाद नोटबंदी का मुद्दा उठाए, वो एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर ऐसे में दूसरी पार्टियों को नेतृत्व जो है वो करने के मौका क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, फिर कह रहा हूं कि वो जो है मुद्दे चल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व जो जिनके हाथ में है, विपक्ष उस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर आज दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 23 जब चलेगा तो क्या तस्वीर बदल सकती है? इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद।
नए साल में अपने सपनों को साकार करें बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी ग्राहकों, हितधारकों एवं शुभ चिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तो दो टूक आप देख रहे हैं, 23 तय करेगा 24 की सियासत, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 23 की शुरुआत हो चुकी है। 15 महीने, करीब 15 महीने बाद देश एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होगा। लेकिन ऐसे में बराबरी का सवाल यह है कि सबसे बड़ा कि उस समय मुकाबला क्या होगा। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ विपक्ष में कौन होगा। इसमें चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, कांग्रेस में या विपक्ष में भी कहूं, विपक्ष में बड़े पैमाने पर जो हैं बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई जब वक्त आएगा तब तय कर लिया जाएगा। मैं प्रमोद तिवारी का भी एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा भाई बीजेपी को हराना है, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, नेतृत्व या पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखता। विपक्ष जब एकजुट होकर सत्ता से बेदखल करेगा बीजेपी को, उसके बाद बैठ के तय कर लेंगे कौन नेता होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, इसमें ध्यान रखने की बात है कि कांग्रेस ने इस बात पर तभी रिएक्ट किया है जब मीडिया उनसे पूछने गई है। कांग्रेस ने अपनी ओर से बैठ के विपक्षी एकता पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, अपनी ओर से कोई मंतव्य नहीं दिया है। यहां तक कि ममता बनर्जी से भी मीडिया ने पूछने पर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय देश में केवल 2 ही नेता इसके लिए सक्रिय हैं। एक है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और दूसरा के चंद्रशेखर राव हैं। तो जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं तो उनके पास काम क्या है, जब वो 2013 में भी अलग हुए थे। नहीं, पर सवाल यह है कि ये भले ही प्रोजेक्ट नहीं कर रही हो टीएमसी, लेकिन अभी तक टीएम के साथ डिबेट हुई है, सभी वो बार-बार वहां कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं। ये इसलिए नहीं, ममता बनर्जी या कोई इसीलिए तो सामने नहीं आ रहा है कि अभी तक देखिए विपक्ष के किसी भी दूसरी पार्टी ने अपने अलावा किसी पार्टी को नेता के तौर पर कि उनके नेतृत्व में करेंगे अभी तक सामने नहीं किया। यह है नीतीश कुमार भी जब आते हैं तो स्वयं मिलने जा रहे हैं लोगों से। केवल एक चंद्रशेखर राव पटना आ गए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ आपने देखा, सवाल चल रहा था और तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी खड़े हो गए, बार बार बैठिए ना थोड़ा, अरे बैठिए ना थोड़ा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या स्थिति बनी है देखिए। अब चंद्रशेखर राव जी ने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया, दिल्ली में उन्होंने खोल दिया है। और गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो किसान के नेता थे उनको उन्होंने भी हरियाणा किसान सेल का अध्यक्ष बना दिया अपनी पार्टी का कि आप इधर चलाओ। पंजाब में वो जा रहे हैं वो लड़ने, तो उनकी एक अलग महत्वाकांक्षा है। तो इसलिए इस समय बात जरूर हो रही है, लेकिन हर पार्टी ये देख रही है कि भाई हमारा नेता महत्वपूर्ण है तो हमारे पास आए ना लोग, हम क्यों जाएं। अच्छा, कांग्रेस अपनी यात्रा से राहुल जी ये संदेश दे रहे हैं कि बाकी पार्टियां समझ लो, आप सब लोग क्षेत्रीय पार्टी हो, भाजपा के अलावा राष्ट्रीय स्तर की हम ही पार्टी हैं। वो उन्होंने कहा भी है, ये राहुल गांधी का बयान भी है, उन्होंने कहा क्षेत्रीय स्तर पर कुछ दल जो है वो जरूर चुनौती दे सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस ही नहीं, जो नहीं कहा है उसके भी मायने क्या है भाई। अगर वो यात्रा पूरे देश का कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, अगर तेलंगाना में कर रहे हैं, आंध्र में कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला केवल मैं ही हूं, मैं ही इस हैसियत में हूं, मेरी ही पार्टी ऑल इंडिया की है। आप लोग अपने कोई दूसरा तो कर नहीं रहा, तो इसलिए दूसरी और तीसरी यात्रा हो रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा से मैं ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा से अगर किसी एक पार्टी, एक नेता को सर्वाधिक लाभ होने वाला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी
पार्टी नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जो मुद्दे उठा रहे वही सारे मुद्दे हैं जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2002 से उठाए जा रहे हैं और उसके विरुद्ध जनता प्रतिक्रिया देकर नरेंद्र मोदी को जिता रही है। एक मिनट, उसमें बुद्धिमानी नहीं है। अब जैसे माने इतने अच्छे प्रवक्ता आनंद माधव जी जो सब बात कर रहे थे, ये पिछले बार भी हो रहा था कि भैया इंडेक्स में कहां है हैप्पी में, क्योंकि पिछली बार भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी 2019 के पहले। आपने बेरोजगारी दर सारे कुछ उठा दिए थे। अरे भैया हम मान ले क्या कि चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैप्पीनेस में हमारी खराब स्थिति है, तो ये जो ऐसे गैंग भारत को छोटा दिखाने में चारों तरफ चले हुए उसको आप लेके आएंगे आनंद माधव जी, वो इस देश के जनता का बहुमत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धरातल पर वो स्थिति नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कौन सा अस्त्र होगा, आज तक विपक्ष ने नहीं किया। अब चूंकि इस समय कोलकाता की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अपनी एक छवि है, ईमानदार है, जुझारू है, 24 घंटे लड़ती हैं, उन्होंने बीजेपी को एक टक्कर तरीके से उन्होंने दिया वहां, लेकिन वो भी अस्थाई नहीं है, क्योंकि वो सीपीआई सीपीएम को भी लगाया कि चलिए हमारी पार्टी को भी मार दिया। वहां की कांग्रेस में भी असंतोष है कि हमारी पार्टी को भी ये खा गई है। तो इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ भले थोड़ी बहुत एकजुटता हो जाएगी, लेकिन विपक्ष के अंदर भी एक असंतोष, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष के अंदर केवल भाजपा के खिलाफ असंतोष नहीं है, विपक्ष के अंदर भी अपने दूसरे विपक्षी पार्टी के विरुद्ध भी असंतोष है। तो इस द्वंद्व को आप नहीं भूल सकते हैं। भारतीय राजनीति की ऐसी विडंबनाएं हैं जिसमें से इस समय मुझे जो देश का वातावरण है, जो दुनिया का वातावरण है, जो नरेंद्र मोदी को लेकर जनता में एक आकर्षण है, उस पर मुझे कोई धक्का पहुंचते हुए विपक्ष की ओर से दिख नहीं रहा। आनंद, मैं शिवम प्रकाश जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल, क्या ममता दीदी जो हैं वो 2024 के लिए क्या वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं? देखिए, दावेदारी 100% है, दावेदारी में कहीं भी कमी नहीं है, मगर विपक्ष का चेहरा पूरी 242 सीटें आने के बाद ही 272 सीटें जिनकी सब मिलने के बाद हम तो 42 सीटों पर 1 इंची नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ। अब पश्चिम बंगाल में जो 42 सीटें लड़ेंगे उसमें 1 इंची नहीं छोड़ेंगे। तो बस, मगर कांग्रेस को यह सोचना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रही है। शिवम प्रकाश जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, 1 इंची नहीं छोड़ने वाले हैं, 1 इंच नहीं छोड़ना। फिर सवाल है कि बाकी पार्टियां जो है विपक्षी एकता, फिर कहां गई विपक्षी एकता भाई? विपक्षी एकता की बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी अगर सोचेगी कि जिस कांग्रेस को वामपंथियों ने हत्याएं की है, उन कांग्रेस को ममता बनर्जी को हराने के लिए वो हाथ मिलाएंगे और उनके साथ उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो उसके साथ कैसे केंद्र में और राज्य में दोहरा रवैया रहेगा? पहले पद तो कांग्रेस को सोचना है। ये तो भविष्य की बात है कि कांग्रेस, मगर क्षेत्रीय पार्टियां इतनी मजबूत है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 300 से ज्यादा सीट सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां लेके आएगी 2024 में। क्षेत्रीय पार्टियों के बदौलत ही सरकार बनेगी। आप देख लीजिएगा, अब 1 साल से 1.5 साल से आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, साल भर बाद फिर करेंगे कि 300 से ज्यादा सीटें क्षेत्रीय पार्टियों की आएगी और ये कांग्रेस और बीजेपी ताला बंद करके। स्वयं प्रकाश जी, एक सेकंड अशोक जी, स्वयं प्रकाश जी सुनिए, 1977 में भी नहीं सुनिएगा, 1977 में भी 4 पार्टियां मिल गई, जनता पार्टी तो 295 सीट आया था, जबकि एक पूरा वातावरण था। आज तक भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में कभी भी विपक्ष की सीटें जो है 300 तो छोड़िए, 1977 के बाद 200 क्रॉस ही नहीं किया। ओके, पर ठीक है, इस बार आप देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी उनका दावा है, चलिए उनका दावा है 300, उनका दावा है 300 सीटें। सवाल ना, भारतीय जनता पार्टी की अकेली 300 सीटें आई थी सर, तो फिर जल्दी से आया, लेकिन उसने 283 लाया था, 182 लाया था। एक मिनट सर, शिवम प्रकाश जी एक मिनट, मैं फिर आपसे छोटी सी एक सवाल, उसके बाद फिर मैं आनंद जी के पास जाता हूं। आप कह रहे हैं विपक्ष जो है 300, मतलब क्षेत्रीय पार्टियां 300 सीटें ले लेंगी, उसमें आपकी हिस्सेदारी 42 सीटों की होगी, तब भी तो आपकी हिस्से कितना प्रतिशत हुआ? तो ऐसे में क्या आप छोड़ रहे हैं ये? क्या आप नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं, मैंने दे दिया, चलिए, लेकिन ऐसे में क्या आप अगर मान लीजिए आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 सीटें ले सकते हैं, तो फिर क्या अखिलेश यादव जी की नेतृत्व आप टीएमसी स्वीकार करेगी उनको प्रधानमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव, ये सवाल आप अखिलेश यादव की करेंगे कि वो दीदी का नेतृत्व नहीं, आप उनको स्वीकार करेंगे? नहीं, पहले अरे उनकी 80 सीटें होंगी, आपकी 42 होंगी। ममता बनर्जी का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार कर चुका है। हाँ। वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप पता करिए कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ दिया है बंगाल में।
बंगाल में साथ देना अलग होता है सर, देश की राजनीति में साथ देना अलग होता है। भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। चलिए ओके चलिए आनंद यादव जी जल्दी से, वो कह रहे हैं भाई 300 सीटें क्षेत्रीय पार्टियां लेके आएंगी, फिर तो मुझे लगता नहीं अगर क्षेत्रीय पार्टियां 300 सीटें लाएंगी तो कांग्रेस को क्या सीटें मिलेगी, मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही कल्पना। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर 300 सीटें आती हैं तो देखिए हमारा एक मकसद है, हमारा मकसद ये है कि ये जो पार्टी अभी सत्ता में है वो पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में वो विभाजित कर। वो सर ठीक है, अगर नहीं मेरी बात में सर विषय पे, मेरे विषय पर करिए ना, मैं अगर 300 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों को मिलती हैं तो फिर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के किसी भी नेता को, क्षत्रप को प्रधानमंत्री पद स्वीकारने के लिए तैयार होगी। अच्छा, ऐसा आपको तो जानकारी होगी ना कि जैसे हमारे जो मनमोहन सिंह जी जो बने थे वो तो किसी पार्टी के मतलब जो, अरे सर कांग्रेस के नेता थे मनमोहन सिंह जी। नहीं कांग्रेस, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो उस समय कहाँ थे ये पता है, जानकारी तो है सबों को। हाँ। तो कल कौन प्रधानमंत्री बनेगा ना ये आप तय कर सकते हैं, ना स्वयं प्रकाश जी तय कर सकते हैं, ना हमारे अग्रवाल साहब तय कर सकते हैं। जो सच्चाई है, हम लोग महंगाई के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम लोग हिंसा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, नफरत के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और हम लोग इस बेरोजगारी के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। इसका जवाब ये जनता देगी और बहुत अच्छे रही। गोपाल जी विपक्ष, समय कम है। गोपाल जी विपक्ष कह रहा है हम अपना फॉर्मूला ढूंढ लेंगे, आप अपनी सरकार बचाइए, विपक्ष फॉर्मूला ढूंढ लेगा। अशोक जी, विपक्ष जब फार्मूला ढूंढ लेगा तब तो पहले तो ये खुद फार्मूला ढूंढेंगे, तब जनता को बताएंगे ना, तब जनता उसमें चूज करेगी। अभी तो ये ख्याली पुलाव यही उखड़ गए। जनता को 42 सीट लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी 80 लड़ेंगे और मायावती जी 50 लड़ेगी। मैंने आपको सुन लिया ना। नहीं, एक बात समझने की जरूरत है कि 7 जगह चुनाव हुआ, 6 जगह आप हारे हैं। 7 जगह चुनाव हुआ, 6 जगह आपस में लड़ रहे हैं। अभी ना ये टीवी में लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं। ओके, मेरे पास ये विपक्ष की एकता का ख्याली पुलाव है, ये कहीं चलने वाला नहीं, ये कई खिचड़ी इनकी पकने वाली नहीं है। ओके अभी 23 की शुरुआत हुई है, अभी तो आगे बढ़ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय है हारी तो कांग्रेस है सर। भाई ऐसा सुनिए, उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ। अरे सर वो अगर अभी 7 जगह चुनाव हुआ तो हिमाचल में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ। आवाज नीचे कर दीजिए। दिक्कत ये है कि सब दूसरे की हार गिनवाते हैं, अपनी हार जो होती है उसको काउंट करने भूल जाते हैं कि वो पार्टी इतनी, वो पार्टी। एक मिनट आवाज नीचे कर दीजिए सबकी, मेरे पास समय नहीं है मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूं, दूसरों की हार गिनवा देते हैं, लेकिन अपना जहां सुपड़ा साफ हो जाता है लोग वो गिनाना भूल जाते हैं। और इसीलिए विपक्षी एकता की दिक्कत यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जीत रहे हैं उनको स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं, और जो हार रहे हैं वो चाहते हैं कि नेता वही बने रहें। तो सवाल है कि ऐसे कैसे चलेगा। और दूसरी बात है, आज की डिबेट में बड़े बड़े दावे हुए विपक्ष की तरफ से, लेकिन शिव प्रकाश पुरोहित जी, आपकी ये बाइट में सवाल के रखूंगा, और 1 साल में जो है देश किस तरफ आगे बढ़ता है उस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता जो है वो दरअसल एक बुलबुले की तरह ही है फिलहाल, लेकिन 2023 में क्या कोई नया हम रूप देखेंगे उसके लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। नमस्कार।